चलो सेकंड चैप्टर है अकाउंट्स का, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये इस बुक का, क्योंकि जब तक ये टर्म्स समझ में नहीं आएंगे तब तक आगे का पूरा बुक नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे बुक में यही वाले टर्म्स बार बार यूज किए गए हैं। ठीक है, तो वो सारे टर्म्स पहले एक ही चैप्टर में दे दिया है, इन्हीं टर्म्स को पहले समझना है। तो सबसे पहले इन टर्म्स को हम पढ़ें क्यों, क्या होते हैं अकाउंटिंग टर्म्स। तो हम जब आपस में बात करते हैं एक दूसरे से तो कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हम हिंदी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई इंग्लिश का यूज करता है, ऐसे ही कोई किसी और लैंग्वेज का यूज करता है। तो सबका अपना अपना लैंग्वेज है यूज करने का, बात करने का। ऐसे ही जो अकाउंटिंग है, जो बिजनेस है, वो हमसे कैसे बात करता है, तो इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग के जो टर्म्स होते हैं वो बेसिकली उसके लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू वो हमसे बात करता है। तो इट इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। दूसरा कि मान लो अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो यहाँ पे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तुम समझ जा रहे हो, बट सेम हिंदी को लेकर के अगर मैं यूएस में जाऊँ या फिर अफ्रीका में जाऊँ तो वहाँ के लोग जो कि हिंदी नहीं बोलते हैं वो नहीं समझेंगे मेरी बात। ठीक है, उनके लिए हो सकता है कि मैं यहाँ पे अगर कुछ मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे इसका मतलब कुछ और है, लेकिन सेम चीज को अगर मैं अफ्रीका में बोलूँ तो इसका मतलब क्या पता कुछ और निकल जाए। ठीक है, लेकिन जो अकाउंटिंग के टर्म्स हैं दे आर स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब कि जो मतलब यहाँ पे बनेगा उस टर्म का वही मतलब दुनिया के किसी भी कोने में तुम चले जाओ वहां पे भी बनेगा। मतलब अगर एंटिटी है तो एंटिटी का जो मतलब यहाँ पे है वही मतलब कहीं और भी होगा। ठीक है, ऐसे ड्राइंग है तो ड्राइंग का जो मतलब इंडिया में है वही मतलब दुनिया के 196 कंट्रीज में भी मिलेगा तुमको। तो द अकाउंटिंग टर्म्स आर स्टैंडर्डाइज्ड। तो पहला है कि दे आर द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड दे आर स्टैंडर्डाइज्ड, तो उनका मतलब सब जगह सेम होता है। अब इसमें जो टर्म्स है लगभग 35-36 टर्म्स दिए गए हैं, उनको समझना है। तो सबसे पहला टर्म है एंटिटी। ठीक है, अकाउंटिंग एंटिटी को बोलते हैं कि हु ऑफ अकाउंटिंग, मतलब बेसिकली अकाउंटिंग कर कौन रहा है, किसके लिए किया जा रहा है। तो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है हम उसको एंटिटी बोलते हैं। एक स्कूल भी एक एंटिटी है। ठीक है, एक दुकान वाला है वो भी एक एंटिटी है। तो ये सब के सब एक एंटिटी है। अब इसमें अलग चीज क्या है कि एंटिटी जो होता है बिजनेस के लिए, जो एंटिटी होता है उसको हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी मान लेते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब ऐसे समझो, मान लो कि एक बिजनेस है। ठीक है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और इसको राम जो है वो इस कंपनी का मालिक है। ठीक, अब जो भी अकाउंटिंग होगी वो अकाउंटिंग राम के नाम पे होगी या फिर XYZ प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे होगी। तो यहाँ पे जो भी अकाउंटिंग होगी वो XYZ प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे होगी, राम के नाम पे कुछ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि XYZ जो प्राइवेट लिमिटेड है ये अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये अपने आप में एक पर्सन है, लीगल पर्सन मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसका अपना एक पैन कार्ड होगा, इसका अपना एक आइडेंटिटी होगा, इसका सब कुछ अपना होगा, इसका अपना एक बैंक अकाउंट होगा। तो जो भी चीजें होंगी वो इसके नाम से होंगी। बस क्योंकि ये एक पर्सन नहीं है, ये अपने खुद का साइन नहीं कर सकता है, ये खुद के लिए जाकर के कहीं पे डायरेक्टली वर्बली बात नहीं कर सकता है ह्यूमन से, तो इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो राम है। ठीक है, ये जो भी पैसे कमाएगा राम को दे देगा। ठीक, लेकिन लीगल टर्म में जितनी भी चीजें होंगी उसमें ये अपने आप में एक आदमी है। अगर मान लो कि इस बिजनेस की वजह से किसी को कोई नुकसान पहुंचा तो वो राम पे केस नहीं करेगा, वो XYZ प्राइवेट लिमिटेड पे केस करेगा। ठीक है, तो एंटिटी जो होता है इट इज, जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है उसका मतलब कि इट इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर, ये ओनर से बिल्कुल अलग होता है, ओनर से इसका कोई लेना देना नहीं होता। बिजनेस एंटिटी जो होता है वो दो तरह की होती है, एक बिजनेस एंटिटी, एक नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी जो होता है वो प्रॉफिट के लिए बनाया गया है, जैसे जितने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, प्रॉफिट के लिए बनाए गए हैं, तो इनको बिजनेस एंटिटी बोलते हैं। नॉन बिजनेस एंटिटी क्या हुआ? जो चैरिटेबल पर्पजेस के लिए बनाई गई है, जैसे कोई रिलीजियस स्कूल हुआ या फिर टेम्पल्स हुए या फिर कोई NGOs वगैरह हुए, तो दीज आर नॉन बिजनेस एंटिटीज जो कि दे आर मेड फॉर चैरिटेबल पर्पजेस। जैसे इसी को ऐसे समझो, मान लो कि अगर जैसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं बहुत सारे, आगे पढ़ोगे तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे एक मैंने बताया प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, इसमें क्या है कि मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं। ठीक, ऐसे ही मान लो पब्लिक लिमिटेड है, इसमें मिनिमम 7 लोग चाहिए होते हैं। ऐसे ही मान लो पार्टनरशिप है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल करके
कोई काम स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही एक होता है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जब कोई अकेला आदमी अपनी बिजनेस को रन करता है और वो अकेला ओनर होता है। प्रोप्राइटरशिप का मतलब हो गया जितनी भी छोटी दुकानें हैं, ठीक है, ये सब के सब क्या है? प्रोप्राइटरशिप है। तो यहाँ पे कोई अलग से बिजनेस एंटिटी नहीं बनाया गया, तो यहाँ पे जो पर्सन है वो खुद ही एंटिटी है। तो एंटिटी राम भी हो सकता है, लेकिन अगर इसने कोई कंपनी बना दी तो फिर वो कंपनी एंटिटी हो गई, अब राम एंटिटी नहीं रहा। बिजनेस ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब हम नॉर्मली क्या समझते हैं कि कहीं पे भी पैसे का लेन देन हो रहा है तो दैट इज ट्रांजेक्शन। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि कोई भी ऐसा इकोनॉमिक इवेंट जहां पे मनी का, गुड्स का और सर्विसेज का इनका लेन देन हो, इनका ट्रांजेक्शन हो, तो हम बोलेंगे कि दिस इज एन इकोनॉमिक इवेंट या फिर दिस इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या क्या करता है ये? तो ये इसी में है। जैसे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं तो हम बोलते हैं कि यस दिस इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे मान लो कि ये मेजरेबल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। कोई भी चीज का ट्रांजेक्शन हो रहा है, सिंपली इसको ऐसे समझो, जब भी बिटवीन टू पीपल या फिर टू पार्टीज अगर किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन लेन देन हो रहा है तो उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलेंगे। बट कब? जब उसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर पाए, ठीक है। इफ इट इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी देन इट विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स एंड इट विल बी कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर वो मनी के टर्म्स में नहीं मेजर किया जा सकता तो उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। कस्टमर ने मुझसे 100 रुपए का सामान खरीदा, दैट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इफ द कस्टमर इज वेरी मच हैप्पी बाय बाइंग माय प्रोडक्ट, तो उसको मेजर नहीं कर सकते मनी के टर्म्स में, तो उसको नहीं लिखेंगे। दूसरा, इसको बाय एन एविडेंस सपोर्ट किया जाना चाहिए, कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसके लिए एविडेंस क्या होता है? जो वाउचर्स होते हैं, ठीक है, रिसीट्स होते हैं। जैसे किसी भी दुकान से कोई सामान खरीदो, उसका जो रिसीट मिलता है वो रिसीट क्या है? एविडेंस है। तो इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एन एविडेंस। फाइनेंशियल पोजीशन में किसी भी तरह का चेंज करे, ठीक है, जैसे हमारे जो भी एसेट्स हैं या फिर हमारी लाइबिलिटीज हैं या फिर हमारे जितने भी ये कैपिटल्स हैं, इनको ये चेंज करे। कैसे चेंज करेगा? मान लो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे कि मैंने 100 रुपए का, 100 रुपए में मैंने एक बुक बेची। मान लो मेरा किताबों का दुकान है, मैंने 100 रुपए में एक बुक बेची, तो इस बिजनेस ट्रांजेक्शन से मेरे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया। पहला कि 100 रुपए मेरे पास आए, मतलब मेरा कैश बढ़ गया, ठीक है, कैश बढ़ा मेरे पास, तो इससे क्या हुआ? मेरा एसेट बढ़ गया। साथ ही साथ मेरा एक बुक 100 रुपए का गया मेरे पास से, तो मेरा एसेट कम भी हुआ। तो कहीं ना कहीं मेरे जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो मेरे एसेट्स हैं, कैपिटल, इन पे कहीं ना कहीं चेंज ला रहा है। इसके अलावा इसका डुअल इफेक्ट होता है। डुअल इफेक्ट का मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन में अगर सिर्फ एक साइड से दिया गया तो उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे, उसको चैरिटी बोलेंगे कि मैंने तुमको 100 रुपए दे दिए, ठीक है, दया करके। तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि ये वन साइड इफेक्ट है, बस मैंने दिए, बदले में मुझे कुछ मिला नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें 100 रुपए के बदले में एक बुक दिया, तो यहाँ पे क्या है? ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। एक चीज आया मेरे पास, दूसरा चीज मेरे पास से गया, तो इसका डुअल इफेक्ट हमेशा होता है। बाई रिलेशनशिप अगर देखें तो बिजनेस ट्रांजेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजेक्शन जब हम बाहर किसी से खरीदते बेचते हैं, मेरा दुकान है, मैं तुम कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको मैं सामान बेच रहा हूँ, तो दैट इज एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजेक्शन। इंटरनल क्या हुआ? जब बाहर के किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप मेरे कंपनी के अंदर या फिर मेरे दुकान के अंदर कुछ ना कुछ पैसे लगे जा रहे हैं। जैसे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? वियर एंड टियर। मेरे जो भी सामान है दुकान के अंदर, वो जैसे जैसे यूज होते जाएंगे ओवर द ईयर्स, वो खराब होते जाएंगे या फिर उनकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, तो उसको मैं डेप्रिसिएशन बोलूंगा। तो इसको बोलते हैं इंटरनल बिजनेस ट्रांजेक्शन। बाई मोड ऑफ सेटलमेंट देखें तो दो तरीके के होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर तुमने मुझसे बुक लेकर के 100 रुपए का तुरंत 100 रुपए पे कर दिया 100 रुपए कैश में, तो वो हुआ कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट हुआ। कैश का मतलब पेमेंट सिर्फ कैश में हो तभी कैश ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे, किसी भी मेथड से तुमने तुरंत पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन भी तुरंत पेमेंट कर दिया, तो वो भी कैश ट्रांजेक्शन कहलाएगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या हुआ कि तुमने बोला कि मैं एक सप्ताह बाद या फिर एक महीने बाद इसका पेमेंट करूंगा, तो ये क्या हुआ? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसके अलावा सारे इवेंट्स बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होते। सपोज करो कि तुम कहीं पे जा रहे हो और तुमको एक 100 रुपए का बुक पड़ा हुआ मिल गया, फिर एक 100 रुपए का पेन पड़ा हुआ मिल गया कहीं गिरा हुआ। अब तुम्हें मिले तो 100 रुपए वर्थ का कोई सामान मिला है, उसको भी हम मनी के में मेजर कर सकते हैं, बट उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये रेयर इवेंट्स होते हैं और यहाँ पे डुअल इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये बस तुमको ऐसे रास्ते में पड़े हुए मिल गया, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा।
फिर आता है थर्ड अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? तो बेसिकली अकाउंट का मतलब वही अकाउंटिंग, जहाँ पे लिखा जाता है हर चीज। तो यहाँ पे क्या होता है, हर इंडिविजुअल आइटम की एक फाइनेंशियल स्टोरी, मतलब हर एक आइटम की जितने भी काम हम कर रहे हैं उनका एक अलग अलग फाइनेंशियल स्टोरी लिखा हो, हिस्ट्री लिखा हो, कहाँ से क्या क्या शुरू हुआ, कैसे कैसे हुआ, तो वो सब कुछ। तो बेसिकली ये करता है क्या अकाउंट, तो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सबको ट्रैक करता है। ठीक है, हर एक आइटम के लिए पर्टिकुलर अलग अलग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये कैसे, जैसे मान लो सेल्स अकाउंट हुआ, तो जितने भी हमारे सेल्स हुए हैं आज के, एक महीने के, एक साल के, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन सिर्फ सेल्स अकाउंट में लिखे जाएंगे। हमने क्या खरीदा वो इसमें नहीं लिखा जाएगा। उसके लिए अलग से परचेज अकाउंट बनेगा, तो परचेज में हमने क्या क्या खरीदा सिर्फ वो लिखा जाएगा। सैलरी है तो हमने बस सैलरी जिसको जिसको जितना जितना जब जब पे किया वो सैलरी अकाउंट में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने जैसे जैसे पे किया वो इलेक्ट्रिसिटी बिल में जाएगा। ऐसे ही मान लो कि कोई कस्टमर है अखिल नाम का, ठीक है, तो वो जो कस्टमर है हमेशा सामान खरीदता रहता है रेगुलर बेसिस पे, कभी उधार पे ले जाता है, कभी कैश में ले जाता है, तो अखिल की सारी डिटेल्स वहां पे लिखी रहेंगी। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग सबका अकाउंट बनता है। नेक्स्ट आता है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का मतलब ओनर्स का, ओनर या फिर ओनर्स का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक ओनर हो या फिर बहुत सारे ओनर्स हो, इनका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल बोलते हैं। बेसिकली जब भी एक बिजनेस स्टार्ट होता है, उस बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए पहले पैसे लगते हैं। ठीक है, उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए पैसे लगते हैं। वो पैसे जितने भी लगाए जाते हैं बाय द ओनर्स, उसी को बोलते हैं हम कैपिटल। तो सिर्फ पैसे ही नहीं, एसेट। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि अगर मैं 5 लाख रुपए, अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और उसमें मैं 5 लाख रुपए और साथ ही साथ मैं अपना जमीन लगा रहा हूँ, अपने ही जमीन पे वो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो एसेट भी मेरा कैपिटल है, मतलब जमीन भी मेरा कैपिटल है, और वो जो 5 लाख रुपए मैंने लगाया वो भी मेरा कैपिटल है, तो दोनों ही कैपिटल होंगे। तो बाय द ओनर या फिर बाय द पार्टनर्स, ये जो भी पैसे लगाए जा रहे हैं वो कैपिटल कहलाता है। इसको ओनर्स क्लेम या फिर ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, क्योंकि ओनर इसको क्लेम कर रहा है कि ये मेरा है, कभी भी क्लेम कर सकता है, तो इसलिए ओनर्स क्लेम, ओनर्स इक्विटी, या फिर इसको नेट वर्थ भी बोलते हैं। बोलते हैं ना किसी का नेट वर्थ कितना है, तो नेट वर्थ कैसे पता चलता है, ये नहीं कि उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं उससे नेटवर्थ नहीं पता चलता है। जैसे तुम अंबानी का नेटवर्थ सर्च करो, मान लो कि 100 रुपए अंबानी का नेटवर्थ दिखा रहा है, तो वो 100 रुपए ऐसा नहीं है कि 100 रुपए उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं। 100 रुपए का मतलब कि 10-20 रुपए अकाउंट में पड़े हुए हैं, 30-40 रुपए रिलायंस के इंडस्ट्रीज में अलग अलग जगह लगे हुए हैं, बाकी के 30-40 रुपए कहीं और लगे हुए हैं। तो जहां जहां पैसे लगे हैं वो सारा इन्वेस्टमेंट मिला करके होता है नेटवर्थ। अब ये जो कैपिटल होता है ना, इट इज लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म समझो, मान लो कि ये बिजनेस है, ठीक है, ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसमें दो लोग, मान लो इसमें X ने पैसे लगाए, मान लो अखिल ने ही इसमें पैसे लगाए हैं, और इसने कितने लगाए हैं, 5 लाख। अब ये जो बिजनेस है ये अपने आप में एक सेपरेट बॉडी है। ठीक है, तो जो पैसे अखिल ने इस पे लगाए हैं वो बेसिकली 5 लाख रुपए इसने क्या किया हुआ है, ये इसका तो अखिल से कोई मतलब है नहीं, तो ये जो 5 लाख रुपए अखिल ने इसको दिए हैं उसको एक तरीके से माना जाएगा कि अखिल ने इसको उधार दिए हुए हैं। ठीक है, इस बिजनेस को, इसका मतलब कि इस बिजनेस ने अखिल से 5 लाख रुपए लोन लिया हुआ है, तो इसको ये 5 लाख रुपए वापस अखिल को चुकाना भी है। ठीक है, तो अखिल ने 5 लाख रुपए कैपिटल लगा दिए, लेकिन ये कैपिटल ये वापस करेगा अखिल को, चुकाएगा बाद में, चाहे जब भी चुकाए, तो इसलिए ये इसके लिए एक लाइबिलिटी है। ठीक है, अगर हम अखिल के पर्पस, अखिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नहीं है लाइबिलिटी, क्योंकि ये उसी का पैसा है, उसने लगाया है। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये, क्योंकि हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए, अखिल के लिए नहीं कर रहे हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइबिलिटी है, क्योंकि ये वापस चुकाना पड़ेगा अखिल को। ठीक है, तो जो भी कैपिटल होता है दे आर लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर। कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। ऐसे ही एसेट का बनाना हो तो लाइबिलिटी इधर लेते जाओ, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ऐसे ही एसेट का बनाना, लाइबिलिटी का बनाना हो तो इसको इधर लेते जाओ, तो ऐसे सबका अलग अलग फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि ये जो बिजनेस है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का। जैसे तुम अगर अभी खोल करके देखोगे तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक कौन है, अंबानी।
ठीक है, मुकेश अंबानी। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से ये मालिक नहीं है। क्या है यहाँ पे कि अगर देखोगे तो इनका मान लो 60 to 70% स्टेक इनका होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया, सिर्फ अंबानी ने नहीं लगाया। हम भी इसके शेयर्स खरीदते हैं ऑनलाइन, तो हम भी थोड़ा बहुत पैसा लगा रहे हैं, चाहे 10 लगाएं चाहे 100 लगाएं। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही ABCDE इन सब लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे लगाए हैं। ठीक है, किसी के पास 5% शेयर है रिलायंस का, किसी के पास 10% है, किसी के पास 15% है। मेजर शेयर अंबानी के पास है। ठीक है, कि इस कंपनी के 60 से 70% एसेट्स के मालिक अंबानी हैं, बाकी 20-30% के और लोग हैं जिन्होंने पैसे लगाए हैं। तो एक कंपनी के अंदर जब बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया होता है तो हर एक इन्वेस्टर को क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर। ठीक है, ये सारे लोग क्या है? दे आर शेयर होल्डर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। और अगर सिर्फ अंबानी का पैसा होता इस रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ये 100% मालिक होते, तो हम बोलते दिस इज कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स का है, तो इसलिए अब इसको बोलेंगे कंपनी शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल का मतलब कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स का पैसा है। तो अगर हर एक इन्वेस्टर को बोलेंगे शेयर होल्डर और इनके द्वारा लगाए गए पैसे को बोलेंगे कंपनी शेयर कैपिटल। अब किसी भी ओनर का कैपिटल बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा? मान लो कि मैंने इस बिजनेस में लगाए 5 लाख रुपए, तो मेरा कैपिटल है 5 लाख। अब ये 5 से 5.5 लाख भी हो सकता है और ये 4.5 लाख भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज किया, यहाँ पे डिक्रीज किया। 5.5 कब होगा? जब इस बिजनेस को प्रॉफिट हुआ। मान लो कि इस बिजनेस को 50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट तो मेरा है, मैंने अभी लिया नहीं है उस बिजनेस से, उसी में छोड़ा हुआ है। तो ये 50,000 प्लस पहले का 5 लाख, मेरा कैपिटल बढ़ के हो गया 5.5 लाख। 4.5 कब होगा? जब बिजनेस को लॉस हो गया। ठीक है, बिजनेस को 50,000 का लॉस हो गया, बिजनेस इस महीने नहीं चला, अब अपने पास से उसमें पैसे, रेंट वगैरह, सैलरी, ये सब कुछ भरना पड़ा, 50,000 का लॉस हुआ, तो अब वो कहां से कटेगा? तो मेरे कैपिटल से कटेगा, तो 4.5 लाख हुआ। ठीक है, या फिर मैंने कुछ पैसे निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो भी ये 4.5 लाख हो जाएगा। तो कैपिटल बढ़ भी सकता है, कैपिटल डिक्रीज भी हो सकता है। इसके अलावा है कि क्या कैपिटल और कैश दोनों सेम है? तो दोनों सेम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कैश जो है सिर्फ एक फॉर्म ऑफ कैपिटल है, कैपिटल दूसरे फॉर्म्स में भी हो सकता है। मैं अपना लैंड दे रहा हूं, मैं अपना बिल्डिंग दे रहा हूं, तो ये सब कुछ कैपिटल में जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ कैश इज नॉट इक्वल टू कैपिटल, कैश इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ कैपिटल। फिर आता है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? पैसे निकालना। ठीक है, यहाँ पे वो वाला ड्राइंग नहीं होता है कि ऐसे ऐसे कलर कर दिए पहाड़ और घर, वो ड्राइंग नहीं होगा। तो ड्राइंग का मतलब पैसे निकालना, ड्रॉ करना। तो जो भी ओनर जो है वो बिजनेस से जो भी पैसे लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। अगर मान लो कि ये जो बिजनेस है मेरा, इस बिजनेस से मैंने 50,000 रुपए लेकर के इसी बिजनेस के लिए एसेट खरीदा, इसी बिजनेस के लिए मशीनें खरीदी, तो ये ड्राइंग नहीं है, क्योंकि ये मैंने पर्सनल यूज के लिए नहीं लिया, ये मैंने वापस से यहीं पे लगा दिया। ठीक है, लेकिन अगर यही वाला पैसा लेके मैं अपना पर्सनल रेंट पे करता हूँ जहां पे मैं रहता हूँ, तो ये क्या हुआ? ड्राइंग। तो जो भी मनी या गुड्स या एसेट कुछ भी अगर लिए जा रहे हैं बिजनेस से, चाहे पैसे निकाले गए, चाहे इसमें से सामान निकाला गया, चाहे एसेट निकाला गया, ये सारे के सारे ड्राइंग होते हैं। अब ये सारे के सारे कॉस्ट प्राइस पे आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो कि ये जो XYZ कंपनी है, मान लो कि ये मेरा दुकान है एक, ठीक है, किराने का, ठीक है, राशन का दुकान है। अब यहां से मैंने 100 रुपए का एक तेल लेके गया, 50 रुपए का मान लो चावल लेकर के घर चला गया, तो ये मेरा क्या है? अगर मैंने पैसे निकाले तो मनी ड्राइंग, अगर मैंने सामान निकाला है तो गुड्स ड्राइंग, अगर कोई एसेट लेके जाता है तो एसेट ड्राइंग। अब यहाँ पे ये जो प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस पे जाएगा। कैसे? मान लो कि ये 100 रुपए का ऑयल मैं खरीद के लाता हूँ 100 रुपए में, लेकिन बेचता हूँ 120 रुपए में। ठीक है, ऐसे ही 50 रुपए का राइस मैं खरीद के लाता हूँ 50 रुपए में, लेकिन बेचता हूँ 70 रुपए में। तो जब मैं इसको अपने घर लेके जाऊंगा तो मैं इसको सेलिंग प्राइस पे नहीं डिडक्ट करूंगा, मतलब 70 रुपए और 120 रुपए नहीं डिडक्ट करूंगा, जो कॉस्ट प्राइस है वही डिडक्ट होगा यहाँ से ड्राइंग में। बैलेंस शीट में जो ड्राइंग है वो कैपिटल से डिडक्ट किया जाता है।
जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, आगे पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनता है। एक साइड हमारे एसेट रहते हैं, एक साइड हमारा लायबिलिटी रहता है, ठीक है। तो कैपिटल किधर आएगा? लायबिलिटी साइड, ये भी आगे समझाऊंगा। कैपिटल होता है लायबिलिटी साइड, तो जितना भी कैपिटल है, जितना हमने ड्रॉ किया है कैपिटल में से, उतना हम माइनस कर देंगे। जैसे 5 लाख रुपए हमारा कैपिटल था, तो अगर हमने उसमें से 150 रुपए का सामान लिया है, ड्रॉ किया है, तो ये 150 रुपए इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? कोई डाउट? पक्का? नेक्स्ट है सिक्स्थ, लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि व्हाट बिजनेस ओज टू अदर्स, कि बिजनेस दूसरों को क्या ओ करता है, मतलब बिजनेस दूसरों को क्या देगा, ठीक है, कितना उस पर उधार है। तो लायबिलिटी क्या होता है? इट इज क्लेम दैट अदर्स हैव ऑन बिजनेस, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया कि कैपिटल क्या है, एक तरीके का क्लेम है, ओनर का क्लेम है बिजनेस पे, तो कैपिटल इसके लिए क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया, ठीक है। तो इसको डेट्स ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं, कि बिजनेस के जो भी उधार हैं वो भी बोलते हैं लायबिलिटी। तो दो तरीके का होता है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल या फिर आउटसाइड लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी को कैपिटल भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंपनी के अंदर ही ओनर का ही लायबिलिटी, ओनर को ही देने वाला पैसा है, तो ये भी हमारा इंटरनल लायबिलिटी हो गया, और या फिर ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। किसको ओ करता है ये जो इंटरनल लायबिलिटी होता है? तो वो प्रोप्राइटर को, जो ओनर होता है बिजनेस का, उसको ओ करने वाला जितना भी लायबिलिटी है उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलेंगे। और बैलेंस शीट में इसको कैपिटल सेक्शन में दिखाया जाता है, ठीक है। लायबिलिटी के अंदर भी एक कैपिटल सेक्शन अलग से बनता है, उसके अंदर दिखाया जाता है। आउटसाइड लायबिलिटी या फिर क्लेम किसको बोलते हैं? तो ये आउटसाइडर्स को देना होता है, जैसे लोन लिया कहीं से, बैंक से, या फिर किसी से उधार पे सामान लिया, तो ये आउटसाइडर्स हैं जिनको कि पैसे देने हैं, तो ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी हो गया। ये लायबिलिटी सेक्शन में ही अलग दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, ठीक है। तो बैलेंस शीट हमारा ऐसे बनता है, एक साइड एसेट और एक साइड लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में भी तुम्हारा एक बनेगा लायबिलिटी और एक बनेगा कैपिटल, ये दोनों मिलके टोटल लायबिलिटी बनते हैं, ठीक है। फिर आता है करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो कि विद इन 12 मंथ्स पे करना हो, बैलेंस शीट का जिस दिन से डेट है उस डेट से विद इन 12 मंथ में पे करना स्टार्ट करना हो, तो उसको बोलेंगे करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये इसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोला जाता है। नॉन करंट लायबिलिटी क्या हुआ? जो कि आफ्टर 12 मंथ स्टार्ट करना है, ठीक है, या फिर आफ्टर 12 मंथ देना। मान लो कि अभी अप्रैल चल रहा है, मान लो मई चल रहा है, मई 2026 है, मैंने एक बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, और मैंने बोला कि मैं 5 साल में इसको धीरे धीरे पे कर दूंगा, ठीक है। और क्योंकि अभी मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो अभी मैं 2 साल बाद से पे करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, अभी नहीं पे करूंगा। तो ये क्या हो गया? ये हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया, ठीक है। तो इसको नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। ये जो कि तुरंत तुरंत पे करना है। एसेट क्या होता है? तो लायबिलिटी हो गया जो कि बिजनेस उधार, बिजनेस पे उधार है। एसेट हो गया जो कि बिजनेस ओन करता है, बिजनेस का है। लेकिन एसेट तभी बोला जाएगा जब उसका वैल्यू हो। मान लो एक बिजनेस के पास 2 मशीनें हो, एक मशीन का वैल्यू हो 10 लाख, और दूसरे मशीन को भी जब खरीदा था तब 10 लाख वैल्यू था, लेकिन अब ये इतना वेस्ट हो चुका है कि ये किसी काम का नहीं है। मनी के टर्म्स में अगर देखें तो ये 0 रुपए का वैल्यू है। तो दोनों मशीनों में से सिर्फ इसी को एसेट बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। तो जितने भी लैंड, मशीन, कैश, गुड, ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये सब बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके बेसिस हम बोलेंगे कि एसेट है। तो सबसे पहला तो ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर या फिर बिजनेस, बिजनेस उसको ओन करता हो। दूसरा वो टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल फॉर्म में हो, अभी देखेंगे क्या होता है। फिर उसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी हो, कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पे है वैल्यू, यहाँ पे नहीं है, तो इसको एसेट मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? तो एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड, सीन इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट। जैसे एक कंपनी के, एक बिजनेस के अंदर उसकी मशीनें, उसके जो फर्नीचर है, ठीक है, ये सारी चीजें जो उसको बेचना है, जैसे चेयर बेचना है तो चेयर्स वगैरह, ये सब कुछ उसके टेंजिबल एसेट हैं, क्योंकि उसको टच कर सकता है, फील कर सकता है, देख सकता है। इनटेंजिबल एसेट जिसको हम ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, जैसे उसका अपना ब्रांड वैल्यू, उसका नाम, ठीक है। जैसे कई सारी जगहों पर, जैसे मान लो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके नाम पे वो चीजें बिकती हैं, ठीक है। तो अब ये जो नाम है, इनका कोई
इनको देख नहीं सकते, इनको मतलब ऐसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। तो जैसे इसका जो भी ट्रेडमार्क हुआ कि इसका नाम कोई और यूज नहीं कर सकता, ठीक है, कॉपीराइट हुआ, ठीक है, गुडविल हो गया, ये सब क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, ये पेपर पे ऑन पेपर एग्जिस्ट करते हैं बस। फिर आता है करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट क्या होता है, जो कि हमें अभी प्रॉफिट देना शुरू करे। इसको ऐसे भी समझो कि एक दुकान है, एक शॉप है, उस शॉप में मार्कर्स बेचे जाते हैं, ठीक है, लेकिन इन मार्कर्स को बेचने के लिए प्रॉपर सेटअप बिठाए गए हैं, ठीक है, मतलब रैक्स बनाए गए हैं, चेयर मेज टेबल ये सब रखा गया है कि लोग बैठ के उसमें बेच सकें। तो जो मार्कर्स हैं वो करंट एसेट है, क्योंकि वो अभी भी दिन ईयर बेचे जाएंगे और बेच के उससे पैसे आएंगे। लेकिन जो रैक्स वगैरह बनाए गए हैं, जो चेयर टेबल रखे गए हैं बैठने के लिए, ये क्या है, ये फिक्स्ड एसेट है, ये करंट एसेट नहीं है। इसके बाद आता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट जो कि रियल एसेट नहीं होता है, इट इज क्रिएटेड बाय द अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें क्या आएगा, जैसे मान लो कि एक एडवर्टीजमेंट किया गया, किसी ने अपने कंपनी का एक एडवर्टीजमेंट किया, उस एडवर्टीजमेंट में मान लो 5 लाख रुपए खर्च हुए, और ये 5 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट 3 साल तक दिखाया जाएगा, ठीक है। मान लो कि जैसे कोई एक्टर है, ठीक है, एक कंपनी है, ये शॉप है, इसने मान लो कोई एक्टर है, जैसे मान लो कि आमिर खान है, ठीक है, तो आमिर खान से इसने एक डील की कि हम आपको 3 लाख रुपए देंगे और आप हमारा एड बनाओ, लेकिन उस 3 लाख रुपए के एड को हम ये पूरे लाइफ नहीं चला सकते, एक टर्म होगा कि आप 3 साल तक ही मेरा एड यूज कर सकते हैं 3 लाख रुपए में। तो 3 साल के लिए 3 लाख रुपए इसने आमिर खान को दिए, 2 लाख रुपए इस एड को बनाने में खर्च हो गए, तो 5 लाख रुपए टोटल खर्च हुए, और ये एड 3 साल तक चलेगा, बस 3 साल बाद ये एड नहीं चलेगा। तो अब ये जो 5 लाख रुपए है, ये 3 साल में धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाएगा, ठीक है। अब इससे हो भी सकता है कि प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है कि ये एड देख के बहुत सारे लोग सामान खरीदने लगे, ये भी हो सकता है कि कोई ना खरीदे, ठीक है। तो ये जो 5 लाख रुपए हैं, ये अगले 3 साल तक के लिए खर्च किए गए हैं, तो इसीलिए इसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। इसको हर साल जिस साल जितना बैठेगा, इसको 3 साल में डिवाइड कर देंगे, और हर साल जो 1 लाख 1.5 लाख जितना भी बैठेगा उतना उतना राइट ऑफ करते जाएंगे, मतलब अकाउंटिंग से हटाते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट रिसीट है। रिसीट क्या होता है, तो जब भी किसी दुकान पे या फिर कहीं पे भी पैसे आते हैं जो, तो उसको हम बोलते हैं रिसीट्स, ठीक है। अब मनी कमिंग इन इज कॉल्ड रिसीट्स। तो बिजनेस जो भी मनी रिसीव करता है, चाहे जिस भी फॉर्म में हो, उसको हम रिसीट बोलेंगे। अब रिसीट को के दो तरह के होते हैं, एक होता है रिवेन्यू रिसीट, एक होता है कैपिटल रिसीट, ठीक। रिवेन्यू रिसीट क्या होता है, वो पैसे जो कि रिवेन्यू से कमाए जाए, और वो पैसे जो कैपिटल से कमाए जाए, वो कैपिटल रिसीट। मतलब क्या हुआ कि जो भी हम नॉर्मल बिजनेस करते हैं, उससे जो भी पैसे आ रहे हैं, वो रिवेन्यू रिसीट है। सपोज करो कि एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का या फिर कपड़े मैन्युफैक्चर करने की एक फैक्ट्री है, ठीक है। इस फैक्ट्री में कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं। अब कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं तो इस फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें लगी होंगी जिनसे ये कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं। तो ये जो मशीन है, ये क्या है, हमारे एसेट हैं। ये खरीदने बेचने का काम नहीं करते हम क्या करते हैं, कपड़े खरीदने बेचने का काम करते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, उनसे कपड़े बनाते हैं और कपड़े बना करके बेचते हैं। तो कपड़े बेचने से जो पैसे आ रहे हैं, ये इसको हम बोलेंगे नॉर्मल बिजनेस, ठीक है। ये है हमारा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। अब ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से जो पैसा आएगा, उसको हम बोलेंगे रिवेन्यू रिसीट, ठीक है। जो अगर हमारी मशीनें कुछ खराब हो गई या पुरानी हो गई, या फिर ऐसी एसेट्स जिनका कोई काम नहीं है, उनको बेचने से जो पैसे आते हैं, उनको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट, ठीक है। तो अगर हमारा मेन काम कपड़े बेचना है, तो कपड़े से जो भी पैसे आ रहे हैं वो रिवेन्यू रिसीट। अदरवाइज जो भी हमारे एसेट्स हैं कंपनी में, उनको बेचने से पैसे आ रहे हैं, तो कैपिटल रिसीट। रिवेन्यू रिसीट जो होता है, ये रेकरिंग होता है। रेकरिंग का मतलब बार बार हमेशा होता रहता है, रेगुलर बेसिस पे खरीदते बेचते रहेंगे, तो ये रेकरिंग होता है। जबकि जो कैपिटल रिसीट होता है, वो नॉन रेकरिंग होता है। क्यों? क्योंकि हम डेली बेसिस पे मशीनें नहीं खरीदेंगे बेचेंगे। फिर जो रिवेन्यू रिसीट होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम साइड में दिखाया जाता है, ठीक है। जबकि जो कैपिटल रिसीट होता है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमारा इसी से पता चलेगा ना, जो हमारा मेन काम है। जो हमारा मेन काम नहीं है,
कैपिटल वाला हमने क्या किया कि हमने एक अपना एसेट बेच दिया, तो ये कहाँ जाएगा, एसेट और लाइबिलिटी में जाएगा, मतलब बैलेंस शीट में जाएगा ये। और बैलेंस शीट में या तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी या तो हमारा एसेट डिक्रीज होगा। तो अगर हमने बेच दिया मशीन तो हमारा एसेट क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। अगर इसी की जगह पे हमने किसी और से मशीन खरीदी होती तो हमारा लाइबिलिटी बढ़ जाता। ठीक है, फिर आता है एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस, ठीक है, दोनों का मतलब है खर्चा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है मनी गोइंग आउट, जो खर्च हो रहा है, जो बाहर जा रहा है। तो जो भी पैसे खर्च किए गए, या फिर अगर मान लो पैसे नहीं खर्च किए गए तो इसका मतलब उधार पे वो काम किया गया, तो लाइबिलिटी भी इंकर हो सकती है। तो या तो पैसे खर्च किए गए या तो लाइबिलिटी बढ़ी फॉर परचेजिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। इनको खरीदने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली हमें 1 साल से ज्यादा तक का बेनिफिट देता है। जैसे मशीन खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्यों, क्योंकि ये मशीन 5-10 साल तक हमारे यहाँ चलेगा और इससे हम कपड़े बनाएंगे, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये बैलेंस शीट में एसेट के साइड में दिखाया जाएगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो जो हम सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, अब इसके लिए रॉ मटेरियल खरीदना, रॉ मटेरियल खरीदना ही पड़ेगा, बिना खरीदे तो हम इसको बनाएंगे नहीं। तो रॉ मटेरियल खरीदना क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये विद इन 1 ईयर हमको प्रॉफिट दे जाता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। एक अलग से होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये भी रिवेन्यू ही है, बट ये 1 साल में नहीं हटाया जाता है। इसको राइट ऑफ, मतलब इसको हमारे बुक से खत्म किया जाएगा अगले कई सालों में। बैलेंस शीट में इसको फिक्टिशियस एसेट के नाम से बोला जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस में इसको धीरे धीरे ओवर द ईयर्स दिखाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो कि 2 लाख रुपए लगा करके हमने एक ऐड चलाया और ये ऐड 3 साल तक चलेगा। मान लो 3 लाख रुपए लगा के बनाया ये ऐड और ये 3 साल तक ये ऐड चलेगा। तो इससे बेनिफिट क्या है, 3 साल में तक होने वाला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 साल को हम एक ही बार में अपने बुक में नहीं लिखेंगे, राइट ऑफ नहीं करेंगे। ये तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट में है, तो ये पहले साल 1 लाख, फिर दूसरे साल 1 लाख, 2 लाख रह जाएगा उसमें से 1 लाख, फिर तीसरे साल 1 लाख। तो ये ओवर द ईयर्स धीरे धीरे इसको हर साल हटाया गया, क्योंकि ये 3 लाख रुपए हमने खर्च अभी कर दिए, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो हमें अगले 3 साल तक मिलेगा। तो इसको हम 3 साल में धीरे धीरे हटाएंगे, तो इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिसको हमने डेफर कर दिया अगले कई सालों में, तो इसीलिए इसको फिक्टिशियस एसेट भी बोला जाता है। एक्सपेंस क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ अर्निंग द रिवेन्यू। ठीक है, कॉस्ट जो होता है रिवेन्यू अर्न करने के लिए उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। इससे एक तो हमारा प्रॉफिट डायरेक्टली कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एक्सपेंस किसको कहेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन हुआ। मान लो कि ये जो मेरा मशीन है, ये मशीन में कुछ खराबी आ गई, इसको बनाने के लिए 100 रुपए लगे, तो ये 100 रुपए क्या है, मेरा एक्सपेंडिचर नहीं है, एक्सपेंस है। मशीन खरीदने के लिए जो खर्चा लगा वो एक्सपेंडिचर है, लेकिन मशीन खराब हो गया, उसको बनाने में जो खर्चा लगा वो एक्सपेंस है। ऐसे ही हमारा बैड डेट हुआ, मान लो हमने किसी को उधार दिया, उधार पे सामान दिया और वो पैसे अब नहीं चुका पाएगा, तो अब ये हमारा बैड डेट बन गया, अब हमको उससे पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। या फिर हमने जो गुड बनाया, उस गुड को बनाने में कितना कॉस्ट लगा, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, अब 2 तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग, या फिर पोस्टपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस वो होता है, वो खर्चे जो हमने एक्चुअल होने से पहले ही पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो इसको एसेट मानते हैं। जैसे मान लो कि फोन का रिचार्ज हम पहले ही कर देते हैं, फिर हम पूरे महीने यूज करते हैं, तो ये क्या है, हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है। ठीक है, ऐसे ही अगले साल का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने इसी साल भर दिया, तो ये क्या है, हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है। तो ये हमारे लिए एक एसेट है, क्यों, क्योंकि इसका प्रॉफिट हमको अभी अगले साल मिलेगा, और इसको करंट एसेट में रखेंगे, क्योंकि विद इन अ ईयर इससे जो भी प्रॉफिट होना होता है वो हो जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या फिर पोस्टपेड एक्सपेंस क्या होता है कि पहले हमने वो काम कर लिया, उससे फायदा ले लिया, अब हमें उसके लिए पेमेंट करना है, तो ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, जैसे रिचार्ज में ही पोस्टपेड रिचार्ज आता है कि पहले बात कर लो 1 महीने, फिर जो बिल आएगा उसको पे करना, या फिर बिजली का बिल पहले हम यूज कर लेते हैं उतना, फिर हम उतना पे करते हैं, तो ये सब लायबिलिटी है और ये करंट लायबिलिटी में आता है। फिर रेवेन्यू क्या होता है, तो ग्रॉस इनफ्लो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, जो भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, जो भी हमारी बिजनेस के ऑपरेशंस हम करते हैं, उससे जितने भी पैसे आते हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू।
जैसे मान लो कि एक फैक्ट्री है जिसमें हम मार्कर बनाते हैं, ठीक है। तो टोटल हमने इस साल 1000 रुपए का मार्कर बेचा, तो ये 1000 रुपए हमारे क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है। बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। अभी हम सिर्फ देखेंगे कि टोटल कितने पैसे हमारे पास आए, जितना भी पैसा आ गया वो सारा का सारा रेवेन्यू है। इनकम क्या होता है, तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है ना कि ये रेवेन्यू हमने बस कमा लिया, कोई खर्चा नहीं हुआ। खर्चा तो हुआ ही होगा कि इस रेवेन्यू को कमाने के लिए हमने सैलरी दी होगी, हमने रेंट भरा होगा, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया होगा, हमने मशीनें चलाई होंगी, पेट्रोल डीजल का खर्चा आया होगा। तो ये सारे खर्चे जब हम रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे तो हमारा जो बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इनकम, ठीक है। इनकम जो होता है प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा बड़ा टर्म है। प्रॉफिट क्या होता है, तो कोर बिजनेस से जो हम पैसा कमा रहे हैं वो प्रॉफिट है, बट इनकम क्या होता है, तो कोर बिजनेस यानी कि इससे जो कमा रहे हैं वो तो कमा ही रहे हैं, बट कुछ अदर सोर्सेज भी हैं। जैसे बैंक में मेरे जो पैसे पड़े हैं उसमें से इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, या फिर कहीं और पे मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहां से डिविडेंड आ गया। तो ये सारे सोर्सेज मिला करके हमारे क्या कहलाते हैं, इनकम, ठीक है। इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू प्लस अदर इनकम, उसमें से ये एक्सपेंसेस माइनस कर दो, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा इनकम। प्रॉफिट क्या होता है, तो कोर बिजनेस से बस यहां से जो पैसे आ रहे हैं वही हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। इस एक्सपेंस को अगर हम रेवेन्यू से माइनस करें तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि 1000 रुपए का हमारा रेवेन्यू है और एक्सपेंस मान लो ये सारा कुछ डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ गुड। मान लो कि ये जो 1000 रुपए का हमारा मार्कर हमने बेचा, ये 1000 रुपए का मार्कर बनाने में हमारे टोटल 600 रुपए खर्च हुए हैं, ठीक है। 600 का ये, या फिर हमने 600 रुपए का मार्कर ये खरीदा और हमने इसको 1000 रुपए में बेचा, तो 600 हमारा एक्सपेंस है, 1000 रुपए हमारा रेवेन्यू है, तो 400 रुपए हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट आ गया। बट इनकम क्या होगा, तो ये 400 रुपए तो प्रॉफिट है ही हमारा, साथ में बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं उससे भी 100 रुपए आ गए, और मैंने कहीं और दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से भी 50 रुपए आ गए। तो इनकम मेरा कितना हुआ, 550, ये मेरा हो गया इनकम। समझ में आया डिफरेंस, ठीक है। अब प्रॉफिट दो तरीके का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब कि जब तक हमने उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं हटाए हैं तब तक वो ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है सकल, हिंदी में मतलब सारा का सारा, ठीक है। तो सेल से जो रेवेन्यू आया वो माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल से जो रेवेन्यू आया वो माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 600 रुपए कॉस्ट था जो हमने मार्कर बेचा है, इसका कॉस्ट था 600 रुपए और रेवेन्यू था 1000 रुपए, तो हमने बेच दिया, तो ये जो प्रॉफिट निकला ये हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हमने दूसरे इनकम भी जोड़ करके फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, ठीक है, इसी में से जो हमारा दूसरे वाले अदर इनकम है उनको जोड़ करके, और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो अलग से कुछ ऐसे, जैसे मान लो कि इस मार्कर को यहाँ से और कहीं और तक लाने, ये मार्कर कहीं ना कहीं से लेकर के भी तो आए होंगे ना, तो इसको लाने का जो हमारा चार्ज है वो 20 रुपए लगा था, ठीक है। तो वो भी 20 रुपए यहाँ से माइनस कर दो, तो जो 530 रुपए आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे टॉप पे दिखाते हैं, और जो नेट प्रॉफिट होता है इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाते, ठीक है। इसको हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में बॉटम लाइन में दिखाते हैं। बेसिकली हमारे जो 3 अकाउंट्स बनते हैं ना, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और फिर बैलेंस शीट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्या बनता है, तो जितना भी पूरे साल हमने सामान खरीदा बेचा वो सारा का सारा हम ट्रेडिंग में दिखाएंगे, ठीक है। फिर उसमें से हम जितने खर्चे होंगे माइनस करेंगे, जितने इनकम्स होंगे ऐड करेंगे, सब कुछ करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना बचा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसमें हम सिर्फ एसेट और लायबिलिटी लिखेंगे। तो ये 3 अकाउंट्स बनते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में अभी एक्सपेंसेस वगैरह सारे हैं,
तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा, और फिर नेट प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा। फिर आता है गेन। गेन क्या होता है? ये भी प्रॉफिट के ही जैसा है, बट ये एक ऐसा प्रॉफिट है विच हैज कम फ्रॉम नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस। ठीक है, मतलब ये कोर एक्टिविटी से नहीं आया है, मार्कर बेचने से ये नहीं आया है, ये बस इट इज इंसिडेंटल टू बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज से ही मिलता जुलता कुछ है, बट एग्जैक्ट बिजनेस एक्टिविटी से नहीं आया। जैसे मशीन बेच दिया, ठीक है, या फिर कोई ओल्ड बिल्डिंग बेच दी, या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये सब हमारे क्या होते हैं? गेन कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? डिविडेंड होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, और जब उनका फाइनल प्रॉफिट आता है, मान लो 100 रुपए, तो इनका 50-50 रुपए प्रॉफिट ही आपस में बांटेंगे, तो ये 50 रुपए इनका क्या है? डिविडेंड है। नेक्स्ट है हमारा 15th टॉपिक, लॉस। लॉस क्या होता है? तो लॉस होता है बेसिकली जब हमारा रिवेन्यू जो है वो कम हो जाए, किससे? तो इनकम, प्रॉफिट, ये सबसे। ठीक है, जब रेवेन्यू कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं लॉस। अब लॉस जो होता है दो तरीके का होता है। ठीक है, इसमें एक तो आता है ऑपरेशनल लॉस, ऑपरेशनल, और दूसरा हमारा आता है नॉन रेकरिंग लॉस। ठीक है, ऑपरेशनल लॉस क्या होता है कि जो हम काम कर रहे हैं बेसिकली उस काम से अगर लॉस हो रहा है, जैसे मान लो कि अगर मैं ब्रेड बना करके बेचता हूँ, तो अगर ये ब्रेड बना करके, मान लो कि ब्रेड बनाने के लिए मैंने गेहूं जो फ्लोर है, आटा है, वो लिया 100 रुपए का, और ब्रेड बना करके बेचा इसको 80 रुपए में, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 20 रुपए का मुझे लॉस हो गया। लेकिन नॉन रेकरिंग लॉस क्या होता है? जो कि बार बार नहीं होता है, जो कभी कभी बाई चांस हो गया। जैसे अगर कभी आग लग गई, ठीक है, कोई सामान चुरा करके लेके चला गया, ठीक है, किसी और वजह से डैमेज हो गया, चूहे खा गए, तो ये जो लॉसेज होते हैं ये नॉन रेकरिंग लॉसेज होते हैं, ये हमेशा नहीं होते बार बार, तो ये लॉस होता है। लॉस में बेसिकली प्रॉफिट, गेन और लॉस, अगर हम ये तीनों में डिफरेंस देखें तो तीनों में डिफरेंस क्या क्या आएगा? तो प्रॉफिट जो है वो हमारा डेली का काम है। ठीक है, डेली का काम हमारा क्या है? हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में हम डेली कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, और उनसे डेली कुछ ना कुछ हम पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। गेन क्या हो गया? जो कि हम कभी कभी कमा वहां पे भी रहे, बट कभी कभी कमाते हैं, ये हमारा डेली बिजनेस का काम नहीं है। हमने कोई कैपिटल बेच दिया, ठीक है, हमने कोई एसेट बेच दिया, तो उससे पैसे आ गए। ठीक है, लॉस क्या हो गया? ये भी कभी कभी होता है, अगर हमेशा लॉस में आदमी चलता रहेगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, तो लॉस क्या हो गया? तो हमारा जो रिवेन्यू हो वो हमारे इनकम से कम आ जाए। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे लॉस हो गया। लॉस में भी ऑपरेशनल और नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग भी बहुत रेयर केसेस में होता है, तो ये हमारा लॉस हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें आता है परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न। ठीक है, परचेज क्या होता है? जो भी गुड्स वगैरह हम परचेज करते हैं, जो भी गुड्स या फिर रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं ताकि हम उससे बना करके कुछ मैन्युफैक्चर करके और हम बेचें, तो वो सब किस में आएगा? परचेज में। ठीक है, इसमें चाहे क्रेडिट पे परचेज हुआ हो चाहे कैश पे, मतलब तुरंत पेमेंट करके तब परचेज हुआ हो, ये सारे के सारे किस में आएंगे? परचेज में। ठीक है, परचेज रिटर्न क्या होता है? जो हमने माल परचेज किया, जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा, उसमें से कुछ रॉ मटेरियल खराब निकल गया, तो हमने क्या किया? उसको वापस भेज दिया सेलर को, तो ये हमारा हो गया परचेज रिटर्न। सेल्स क्या होता है? सेल्स होता है जो हम बेचते हैं। ठीक है, तो अगर हमने किसी को ब्रेड बना करके बेचा तो हमारा क्या हो गया? सेल्स हो गया, चाहे कैश का हो चाहे क्रेडिट का हो, सेल्स में आएगा। सेल्स रिटर्न क्या आता है कि जो हमने सामान बेचा है उसमें से कुछ खराब निकल जाए। ठीक है, मान लो 10 ब्रेड खराब निकल जाए तो उसने हमें वापस कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। इसमें बेसिकली परचेज में होता क्या है कि जब भी हम परचेज करते हैं तो या तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा,
ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल का स्टॉक बढ़ गया अगर हमने रॉ मटेरियल खरीदा तो, या तो हमारा क्रेडिटर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हमने उधार पे लिया तो क्रेडिटर इंक्रीज करेगा, नहीं लिया तो सिर्फ स्टॉक बढ़ेगा, क्रेडिटर नहीं बढ़ेगा, और अगर क्रेडिट पे लिया है तो स्टॉक और क्रेडिटर दोनों बढ़ेंगे, ठीक है, और या फिर हमारा कैश कम होगा। तो जब भी हम परचेज करेंगे तो स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, या तो क्रेडिटर बढ़ेगा या तो कैश घटेगा। अगर पेमेंट करके लिया है तो सिर्फ कैश घटेगा, अगर पेमेंट नहीं किया है तो क्रेडिटर बढ़ेगा, ठीक है। सेम अगर हमने परचेज रिटर्न किया है तो क्या होगा, स्टॉक हमारा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, या फिर अगर हमने क्रेडिट पे भी लिया है तो क्रेडिटर भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा, या फिर अगर हमने कैश पे खरीदा था तो कैश क्या होगा, वापस मिलेगा तो कैश इंक्रीज करेगा। सेम सेल्स में भी होगा, सेल्स हमने किया तो हमारा स्टॉक क्या होगा, कम होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिटर की जगह हमारे क्या बढ़ेंगे, डेटर, जिनको हमने उधार पे सामान दिया, अगर उधार पे नहीं दिया तो हमारा कैश बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेल्स रिटर्न, स्टॉक बढ़ेगा, डेटर कम होगा या फिर कैश कम होगा। नेक्स्ट इसमें है कि परचेज हम किसको बोलेंगे, तो जैसे रॉ मटेरियल वगैरह ये सब चीजें खरीदी तो परचेज बोलेंगे। जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो परचेज का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होगा, सिर्फ वही गुड्स परचेज में आएंगे जो या तो रॉ मटेरियल में लिए गए हों कि उनसे कुछ बना के बेचना है, या फिर उनको डायरेक्टली बेचना है। जैसे अगर मान लो कि मैं ब्रेड बना करके बेचता हूं, तो जो मैंने आटा खरीदा, ठीक है, वो परचेज कहलाएगा क्योंकि इससे मैं ब्रेड बना के बेचूंगा, या फिर अगर मैंने डायरेक्टली ब्रेड खरीद के और फिर इसी को बेचा तो फिर ब्रेड भी क्या होगा, परचेज होगा। इसके अलावा जितनी भी चीजें मैं खरीदता हूँ, ठीक है, इसको बेचने के लिए साइकिल खरीदूं, बाइक खरीदूं डिलीवरी के लिए, तो वो सब परचेज में नहीं आते हैं, ठीक है। परचेज में सिर्फ और सिर्फ रीसेलिंग के लिए गए जो गुड्स हैं सिर्फ वही आते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है कि जो भी हमारा नॉर्मल डेली का बिजनेस है उससे जो पैसे आते हैं वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना हो तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है, सिर्फ इतना, जितने का हमने सेल्स किया है माइनस अगर उस सेल्स में से कुछ रिटर्न आया है वो माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो हमारा क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है गुड्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स उनको बोला जाएगा जिनको हमने ट्रेड के लिए रखा हुआ है, ठीक है, जैसे ब्रेड गुड्स हैं, ठीक है, इसको हम वापस से बेचेंगे। एक अब ये जो गुड्स हैं ये डिफर करेंगे कि अलग अलग बिजनेस के लिए, जैसे सेम चीज किसी एक जगह पे गुड हो सकता है और सेम चीज किसी एक जगह पे ये एसेट हो सकता है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो कि अगर हम एक वेजिटेबल शॉप पे गए तो वेजिटेबल शॉप के लिए गुड्स क्या है, सब्जियां, ठीक है। एक मोबाइल की दुकान के लिए गुड्स क्या है, मोबाइल फोन्स। ऐसे ही एक टीवी की दुकान के लिए गुड्स क्या है, टीवी वगैरह, ठीक। लेकिन एक वेजिटेबल शॉप पे अगर टीवी रखा हुआ है और उसने बाई चांस उसको बेच दिया, उसका मन नहीं किया रखने का, तो वो गुड्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हर बिजनेस के हिसाब से जो गुड्स का डेफिनेशन है वो भी चेंज होता जाता है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉक, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, तो बेसिकली किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास कितना सामान रखा हुआ है उसी को हम स्टॉक बोलते हैं, या फिर इसी को इन्वेंटरी बोला जाता है, ठीक है। अब ये कई टाइप के होते हैं, जैसे एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, फिर एक होता है स्टॉक इन ट्रेड जिसको हम गुड्स भी बोलते हैं, एक होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और एक होता है स्टॉक इन प्रोग्रेस, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि बेसिकली अकाउंटिंग के टर्म में जैसे हम बोलते हैं ना एक साल, तो हमारे लिए नॉर्मली एक साल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट डे हमारा 1 जनवरी किसी भी ईयर से, मान लो 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक, ये हमारा एक साल होता है नॉर्मली, ठीक है। फिर 1 जनवरी आता है तो हम बोलते हैं नया साल आ गया। ऐसे ही अकाउंटिंग के टर्म में, इकोनॉमिक्स के टर्म में
ये इंडिया के लिए 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, इसको हम 1 साल बोलते हैं, ठीक है। फिर 1 अप्रैल को न्यू फाइनेंशियल ईयर आ जाता है, जैसे 1 जनवरी को न्यू ईयर आता है वैसे ही 1 अप्रैल को न्यू फाइनेंशियल ईयर आ जाता है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, न्यू फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे में जितना हमारे पास सामान पड़ा रहता है वही हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, उसी ईयर के लास्ट डे के दिन हमारे पास जितना सामान पड़ा होता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्योंकि अब हम ईयर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि हमेशा रेयर केसेस में छोड़ दें अगर, तो क्लोजिंग स्टॉक ही ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है, क्योंकि 31 मार्च 2025 को जितना सामान हमारे पास पड़ा है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। फिर 1 अप्रैल 2025 को यही सामान हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है हमारे पास, जैसे मान लो कपड़े बेचता हूँ तो मेरे पास कितने कपड़े कितने शर्ट पड़े हुए हैं गोडाउन में जिनको मैं बेच सकता हूँ, बेचूंगा, तो वो हमारा हो गया स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो गया कि मैंने अभी कपड़े बनाए नहीं है, सिर्फ लाके रखे हैं, उनसे शर्ट बनाऊंगा फिर बेचूंगा, तो अभी रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा है कितना मेरे पास। स्टॉक इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हो सकता है कि कुछ स्टॉक का, रॉ मटेरियल का हमने काम स्टार्ट कर दिया है, आधा हो गया आधा बाकी है, जैसे शर्ट बन गया उसका बटन लगाना बाकी है, तो उसको बोलते हैं स्टॉक इन प्रोग्रेस, ठीक है। इनका वैल्यूएशन किस चीज पे होता है, जैसे मान लो कि स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है, तो इन सब का वैल्यूएशन किस पे होगा कि कितने का हमारे पास सामान पड़ा है। ये तो हो गया कि हमारे पास गुड्स हैं, ठीक है, मेरे पास 100 शर्ट पड़ा है, लेकिन अगर बोला जाए कि अकाउंटिंग में इसको दिखाओ, तो अकाउंटिंग में हम ये नहीं लिखेंगे ना कि 100 शर्ट पड़ा हुआ है या फिर 5000 शर्ट पड़ा हुआ है, हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास 100 रुपए का शर्ट पड़ा है या फिर 5000 का शर्ट पड़ा हुआ है। अब ये जो वैल्यू है 100 रुपए, ये कहाँ से आई, ठीक है, कैसे हम देखेंगे, तो हो सकता है इस शर्ट की मार्केट प्राइस, मार्केट में तुम जा करके बेचो अगर, तो ये 500 का एक शर्ट बिके, ठीक है, लेकिन तुम 500 नहीं लिख सकते, क्योंकि हो सकता है 500 का बिके, हो सकता है कोई ना खरीदे, ठीक है, हो सकता है 300 का ही बिके। तो जब हम अकाउंट्स में इसके बारे में लिखेंगे तो हम या तो इसके कॉस्ट को लिखेंगे कि इसको बनाने में अगर 100 रुपए लगे हैं तो सिर्फ 100 रुपए ही लिखेंगे, या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब कि एक्चुअली में हम इससे कितना कमा सकते हैं, 300, 400 या 500, ठीक है। अब सपोज करो कि हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 500, कि हम इससे 500 कमा लेंगे एक शर्ट से, लेकिन इसको बनाने का कॉस्ट है 100 रुपए, ठीक है। तो अब हम दोनों में से कोई भी एक अकाउंटिंग में लिखेंगे, लेकिन कौन सा लिखेंगे, तो सबसे जो लोअर होता है वही लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। तो इनमें से सबकी जो हम कॉस्टिंग निकालेंगे, जो हम सबकी वैल्यूएशन करेंगे पैसे के रूप में, वो हम करेंगे या तो इनके कॉस्ट पे या तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बेसिस पे। दोनों में से जो जिसका दाम कम होगा, जो मनी के फॉर्म में कम होगा, उसको हम अकाउंटिंग में लिख देंगे, ठीक है, ज्यादा वाले को नहीं लिखते हैं कभी भी। क्लियर हुआ यहाँ तक? पेबल, ठीक है। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब हमने कहीं पे बिजनेस किया और उनसे हमें पैसे लेने हैं, जिनके साथ हमने बिजनेस किया उनसे पैसे लेने हैं, ठीक है। ट्रेड पेबल का मतलब होता है कि हमने जिनके साथ बिजनेस किया उनको हम पैसे देंगे, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब यहाँ पे बेसिकली आ गया कि टोटल जो पैसा हमें लेना है, तो यहाँ पे आते हैं क्या क्या, तो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, क्रेडिटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, सॉरी बिल पेबल, ठीक है। सपोज करो, इसको दो सिचुएशन में समझो, एक आदमी है ए और एक है बी, ठीक है। ए ने बी से सामान लिया, ठीक है, गुड्स लिए, और ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो ए जो अपने अकाउंटिंग में लिखेगा वो लिखेगा ट्रेड पेबल, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसे पैसे देने हैं, ठीक है। और बी इसको क्या लिखेगा, ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि बी को इससे 500 रुपए लेने हैं। बी हो गया यहाँ पे क्या, क्रेडिटर, और ए यहाँ पे क्या हो गया, डेटर। जो उधार लेता है वो डेटर और जो उधार देता है वो क्रेडिटर, ठीक है। फिर से समझो, बी ने सामान दिया है,
अब ए इसको पैसे देगा, तो इसने ए ने बोला कि मैं बाद में दूंगा, 10 दिन बाद दूंगा, तो ए हो गया डेटर, बी हो गया क्रेडिटर। ए अपने अकाउंटिंग में लिखेगा ट्रेड पेएबल 500 रुपया, बी अपने में लिखेगा ट्रेड रिसीवेबल 500 रुपया। अब इसी की जगह पे कुछ तो यहाँ पे तो हो गया डेटर और क्रेडिटर। अब बिल पेएबल बिल रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि ए ने बी को ए पे भरोसा नहीं है, बी ने बोला क्या पता तुम मुझे पैसे दो या नहीं दो, तो ए ने एक स्लिप बनाया जिसपे इसने साइन करके लिख करके दिया कि आई विल पे यू, यहाँ पे अपना साइन करके बोला कि मैं 500 रुपए 10 दिन बाद पे कर दूंगा। एक बिल बनाया, उस पर साइन किया और लिखा, प्रॉमिस किया कि मैं 500 रुपए पे करूंगा 10 दिन बाद, तो इसको बोलेंगे बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो ये हो गया बिल रिसीवेबल इसके लिए, बी के लिए, और बिल पेएबल हो गया ए के लिए। समझ में आया? अब इसी में एक और चीज है, सपोज करो कि तुमने जो ए ने बी को बेचा था सामान, वो इसके पास एक पुराना कंप्यूटर पड़ा हुआ था ऐसे ही, ठीक है, मतलब बिजनेस इसका किसी और चीज का है, मार्कर्स का है बी का, लेकिन बी ने ए को एक ऐसे ही कंप्यूटर इसके पास पुराना पड़ा हुआ था, तो ये अपने दुकान के लिए नया कंप्यूटर ले आया, तो इसने पुराना वाला इसको बेच दिया। तो क्या अब ए जो है वो बी का डेटर है अगर उसने उधार में बेचा है? तो नहीं है। डेटर सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग में तभी माना जाएगा जब वो डेली जो नॉर्मल बिजनेस है वहां पे उधार में कोई सामान ले। अगर उसके कोई एसेट या फिर कुछ ऐसा पुराना सामान ऐसे उधार में ले रहा है तो वहां पे ये डेटर नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? तो जो भी गुड्स हम बेच रहे हैं या फिर जो भी रॉ मटेरियल से हम गुड्स बना रहे हैं, उनको बनाने का और बेचने तक के प्रोसेस का जो टोटल पैसे लगे हैं, जो टोटल खर्चे हुए हैं, उसी को हम कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस इसमें आ जाते हैं कि जो रॉ मटेरियल खरीदने का कितना खर्चा आया, लाने का कितना खर्चा आया, उसको बनाने में कितना खर्चा आया, कपड़ा कहीं पे रॉ मटेरियल खरीदे, फिर उसको लाए, फिर उससे मशीन से बनवाया, तो वो सब मिला करके जो खर्चा है वो उसका कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, फिर वाउचर क्या होता है? वाउचर होता है एक तरीके का प्रूफ कि जहां पे भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो खरीदने के बाद वहां से हमें कोई ना कोई एक स्लिप मिलता है। ठीक है, जिसको हम और दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे कैश मेमो हो गया। ठीक है, तो वाउचर जो होता है एक प्रूफ है कि द ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, कि ट्रांजेक्शन हुआ है। अब वहां पे एक होता है सोर्स वाउचर और एक होता है अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर होता है जो ओरिजिनली क्रिएट किया गया हो। ठीक है, जैसे कहीं से भी मान लो तुमने ज्वेलरी के शॉप से कुछ ज्वेलरी खरीदी, तो वहां पे वो जो बिल बनाएगा तुमको देने के लिए पक्का बिल, उसको बोलेंगे हम सोर्स वाउचर। फिर उसी सोर्स वाउचर से एक वो अपना वाउचर बनाएगा इंटरनली ताकि वो अकाउंटिंग के लिए रख सके, तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। इसके एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं? जैसे कैश मेमो हो गया। ठीक है, इसके वाले क्या आते हैं? तो इसको बोलेंगे जैसे जर्नल वाउचर। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जांपल्स आते हैं। जैसे इसमें बिल रिसीट वगैरह हो गया, बोलते हैं ना बिल दे दो, रिसीट दे दो, तो ये सब सोर्स वाउचर में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जर्नल वाउचर, पेमेंट वाउचर, ये सब आता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब बेसिकली हो गया प्राइस को रिड्यूस करना। ठीक है, तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जब हम खरीदने जाते हैं तो उसका जितना दाम है उससे कम दाम पे हम खरीद करके लेके आते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हमें डिस्काउंट मिला है। ठीक है, अब डिस्काउंट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक हमारा होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी मॉल्स वगैरह में जाओगे या फिर जहां पे भी तुम कपड़े या फिर कुछ भी खरीदोगे तो ये लिखा रहता है कि 50% ऑफ है। ठीक है, या फिर दो खरीदो तो तीसरा फ्री पाओ। ये सब क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। मतलब लोगों को इंकरेज करने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदें, या फिर जब लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं तो उसकी वजह से जो उन्हें डिस्काउंट दिया जाता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जब कोई पैसे तुरंत पे करे, मान लो कि किसी ने तुमसे 5 लाख उधार पे सामान लिया और 1-2 महीने बाद देने वाला है, लेकिन बोले कि मैं 5 ही दिन में दे दूंगा, अब उसके बदले कोई डिस्काउंट दो, तो तुमने 2% का डिस्काउंट दे दिया, तो इसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। ठीक है, जब ये कब दिया जाता है? तो जब सेल हो रहा होता है तभी दिया जाता है। ठीक है,
कैश डिपॉजिट, कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब पेमेंट किया जा रहा हो तब, सेल के टाइम पे जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जब पेमेंट किया जा रहा हो तब। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है इसको अलग से हम बुक्स में सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते, बुक्स में हम उतना ही रिकॉर्ड करते हैं जितने में सेल हुआ है। मान लो कि इसका दाम है, तुमने एक शर्ट बनाया, जैसे बताया ना वहां पे कि कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मान लो तुमने सोचा कि इस शर्ट का तुमको 500 रुपए मिलेगा, तो तुमने इसका प्राइस रख दिया 500 रुपए। अब रखने को तुम ऐसे 5000 भी रख सकते हो, 5 लाख भी रख सकते हो। अब तुमने 500 रुपए रख के और इसको 50% डिस्काउंट पे 250 रुपए में बेच दिया, तो तुम अकाउंट्स के बुक में सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए लिखोगे, ना तो तुम उसमें डिस्काउंट दिखाओगे, ना तो तुम उसमें कुछ और दिखाओगे, ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ नहीं दिखाओगे, ठीक है। क्यों? ताकि यहाँ से रियल वैल्यू पता चल सके, क्योंकि अगर लिख के कम ही दिखाना है और अकाउंट्स में भी दिखाना है तो फिर यहाँ कोई 5 लाख रुपए भी लिख सकता है कि 5 लाख रुपए का है और हमने 250 में बेचा, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाया जाता, कैश डिस्काउंट को दिखाया जाता है सेपरेटली, ठीक है। इस पे जितना भी % का हमें छूट मिलेगा वो सारा का सारा छूट दिखाया जाएगा, और इसको जो हम दिखाएंगे वो कैश डिस्काउंट ना दिखा करके दिखाएंगे डिस्काउंट अलाउड 2%, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट को बुक्स में दिखाया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं दिखाया जाता। इन दोनों के अलावा एक और टर्म आता है रिबेट, ठीक है। रिबेट क्या होता है? तो रिबेट भी डिस्काउंट है, बट ये किस तरह का डिस्काउंट है? तो रिबेट तब दिया जाता है जब सामान की क्वालिटी में कोई खराबी हो, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारा एक कोई शर्ट है 500 रुपए का, तुमने बोला कि 50% ऑफ है, 250 रुपए में ले जाओ, ठीक है। और वहां पे मान लेते हैं कि कैश डिस्काउंट जैसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सिनेरियो बस ट्रेड डिस्काउंट का चल रहा है। फिर उस आदमी ने देखा कि उस शर्ट में कहीं से एक बटन टूटा हुआ है, ठीक है। तो अब वो शर्ट क्या निकल गया? उस शर्ट में फॉल्ट निकल गया, खराब निकल गया, ठीक है, क्वालिटी खराब निकली। तो तुमने क्या बोला कि चलो ठीक है, आप एक काम करो, लेके जाओ, 200 रुपए दे दो इसके लिए, लास्ट पीस बचा हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? रिबेट हो गया, ठीक है। कि यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया गया वो ट्रेड या किसी और वजह से नहीं दिया गया, वो इसलिए दिया गया क्योंकि सामान में थोड़ी बहुत खराबी थी, तो इसको रिबेट बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और अकाउंटिंग के टर्म्स हैं, जैसे बैड डेट, ठीक है, यानी कि खराब उधार। ये क्या होता है कि हमने किसी को पैसे उधार पे दिए या फिर हमने किसी को सामान दिया और वो बाद में हमें पे करेगा, तो वो डेटर है, यानी कि डेट है उसके ऊपर, लेकिन वो आदमी इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, यानी कि अब वो हमारे पैसे पे नहीं कर पाएगा, बैंकक्रप्ट हो गया, तो हम अब वो पैसे हमें नहीं मिलने वाले, तो हम उसको बोलेंगे कि ये बहुत बुरा उधार था, यानी कि बैड डेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? तो बैलेंस शीट होता है जहां पे हम पूरे साल का कितना हमारे पास, बैलेंस शीट बेसिकली हम ऐसे बनाते हैं, ये हमारा बैलेंस शीट हो गया, हमारे एक साइड आ जाती हैं लायबिलिटीज और एक साइड हमारे आ जाते हैं एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लायबिलिटी प्लस कैपिटल दोनों आएंगे और यहाँ पे एसेट्स। तो ये हमारा दिखाता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। तो एक साइड हम अपने सारे एसेट्स, जो मशीन, लैंड, बिल्डिंग, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारा लिखेंगे, एक साइड ओनर का कैपिटल कितना है और लायबिलिटीज यानी कि उधार कितने कितने का है हमारे पास, कहाँ कहाँ से, तो ये सारा हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट होता है हमारा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है? तो जितने भी हमारे पास सामान पड़ा हुआ है, जितने भी हमारे एसेट्स और बाकी सारी चीजें हैं, उनका जो हम वैल्यू बुक में लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं बुक वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लो इनका बेसिकली ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये बोर्ड मैंने खरीदा, मान लो 10,000 रुपए में, ठीक है। अब ये जो बोर्ड है इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000 रुपए, तो मैंने बुक वैल्यू में लिखा 10,000, लेकिन अगले साल अब इसकी वैल्यू 8,000 रुपए हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डेप्रिसिएट हुआ, एक तो मार्केट में इसका प्राइस कम हो गया 1,000 रुपए और ऊपर से ये थोड़ा सा खराब भी हो गया, ठीक है। तो अब मैं ओरिजिनल कॉस्ट में से 2,000 रुपए माइनस कर दूंगा, तो अब नेक्स्ट ईयर इसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई? 8,000। उसके अगले ईयर इसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई? 5,000, ठीक है। तो ये बुक वैल्यू होता है। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? नेक्स्ट आता है बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट बेसिकली होता है
जिसमें हम सारी अकाउंटिंग की एंट्री करते हैं, जहाँ पे लिखते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट दो होते हैं, एक होता है जर्नल और एक होता है लेजर। जर्नल जिसको कि हम डे बुक भी बोलते हैं, बेसिकली जिसमें क्रोनोलॉजिकली जितने भी एंट्रीज होती जाती हैं वो सारे के सारे लिखते जाते हैं रफ बुक की तरह। लेजर जिसको हम इवनिंग बुक भी बोलते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हमने लिखे हैं रफ में, उसको हम फेयर में लाके कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। सेल करने का अलग, परचेज करने का अलग, ऐसे सबका अलग अलग लिख देते हैं। फिर डेबिट और क्रेडिट। अब ये होता क्या है ये अभी आगे समझेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लो। तो डेबिट होता है, डेबिट और क्रेडिट में हमारा डेबिट होता है लेफ्ट साइड और क्रेडिट होता है राइट साइड में, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी सामान का विद टाइम उसका वैल्यू, बुक वैल्यू कम होते जाना, ठीक है। ये क्यों हो सकता है, तो एक तो टाइम के साथ हो सकता है, दूसरा वियर एंड टियर हो सकता है, तीसरा ऑब्सोलेसेंस हो सकता है, ठीक है। जैसे टाइम के साथ मान लो कि पिछले साल जो फोन आया इस साल उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मार्केट में कुछ नया आ रहा है, या फिर हमेशा मतलब साल दर साल उसकी वैल्यू कम होती जाएगी टाइम के साथ। वियर एंड टियर जैसे जैसे हम किसी चीज को ज्यादा यूज करेंगे वो खराब होता जाएगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पता है कि एक टाइम ऐसी आएगी कि टेक्नोलॉजी कुछ या फिर कुछ ना कुछ ऐसा नया आएगा कि ये वाली चीजें आउटडेटेड हो जाएंगी। जैसे एक टाइम पे कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर आता था, ठीक है, मोटा वाला, बड़ा वाला, लेकिन आज के टाइम में वो नहीं आता है, अब पतले वाले आ गए, तो वो चला गया, क्यों, ऑब्सोलेसेंस की वजह से। एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, एक नई चीज आ गई, तो ये होता है डेप्रिसिएशन। फिर आता है एंट्री। एंट्री क्या होता है, तो जो भी हमारी अकाउंटिंग में जर्नल और लेजर में जो भी चीजें हम लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं एंट्री, ठीक है, राइट डाउन करने को। फिर आता है इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो आदमी होता है, उसको बोला जाएगा जो कि बैंकरप्ट हो गया हो, जिसके पास, जिसके, इंसॉल्वेंट का मतलब हो गया जिसके एसेट्स जो हैं वो लायबिलिटी से बहुत कम हो, ठीक है। एक आदमी के ऊपर मान लो कि एसेट है उसके पास टोटल 100 रुपए का, ठीक है, और उस पे उधार है टोटल 300 रुपए का, तो अब ये अगर सारे एसेट्स अपने बेच भी देना तो भी अपने उधार नहीं चुका पाएगा, ठीक है, क्योंकि उधार बहुत ज्यादा है। तो ऐसे आदमी को हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट, ठीक। सॉल्वेंट कौन सा होता है, जिसके पास 300 रुपए का एसेट पड़ा हो और सिर्फ 100 रुपए उधार हो, ठीक है, तो ये आदमी बैंकरप्ट नहीं है, ये जब चाहेगा अपने 100 रुपए के एसेट्स इसमें से बेच के और अपने उधार चुका देगा, ठीक है। तो ये इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोप्राइटर, ठीक है। प्रोप्राइटर क्या होता है, तो ओनर ऑफ द बिजनेस। अगर कोई आदमी है जो सिंगल ओनर है तो वो प्रोप्राइटर कहलाता है। सारे रिस्क, सारे बेनिफिट, सारे प्रॉफिट, सब कुछ, सारे डिसीजन, सब कुछ यही लेता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। लास्ट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो पूरी, किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का, जो पूरे साल का क्या क्या चीजें हुई, कैसे कैसे हुई, ये सारी चीजें बताता है। इसमें 3 अकाउंट्स बनते हैं, एक बनता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनता है हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस दिखाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा नेट प्रॉफिट, नेट लॉस दिखाया जाता है, और बैलेंस शीट में हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाई जाती हैं, ठीक है। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ऐसे समझो कि ट्रेडिंग में हमने लिखा कि हमने पूरे साल किन किन चीजों का बिजनेस किया, कितने का बिजनेस किया, ठीक है, कि हमने किसी मंथ में 500 रुपए का खरीदा और 300 रुपए का बेचा, किसी मंथ में हमने 100 रुपए का खरीदा और 600 रुपए का बेचा, तो ये सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस दिखाएगा, मतलब कि हमने टोटल 100 रुपए का खरीदा और 300 रुपए का बेचा, तो हमारा 200 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ये हमारा ट्रेडिंग में दिख गया। लेकिन नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस में हम आते हैं तो क्या करते हैं कि इन्हीं में से हम अपने एक्सपेंसेस फिर माइनस करते हैं, जो सामान का कॉस्ट था वो, जो हमारा एक्सपेंसेस थे वो, ये सब कुछ माइनस करने के बाद यहाँ पे हमारा निकलता है नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। और बैलेंस शीट में हम अपना देखते हैं पूरी कंपनी का
और हमने इतने इस पूरे साल कमाया है, तो हमने जिन जिन चीज़ों का यूज किया, अपनी मशीनें, हमारी बाकी सारी चीज़ें, तो उनमें कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन हुआ होगा, कुछ ना कुछ उधार पड़ा होगा, कुछ ना कुछ एसेट्स हमने खरीदे होंगे। तो इस साल कितने एसेट्स बढ़े और कितनी लायबिलिटीज बढ़ी या घटी, तो ये सारी चीज़ें हम बैलेंस शीट में देखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये सेकेंड चैप्टर तुम्हारा पूरा का पूरा खत्म। ठीक है, अब यही टर्म्स जो होंगे ये पूरे के पूरे बुक में आएंगे। ये टर्म्स अगर सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पूरे बुक का, ये समझ गए तो फिर पूरा बुक अब आगे समझ में आएगा।